नमस्कार। आज हम प्रशांत किशोर की यात्रा पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। मतलब कैसे एक राजनीतिक रणनीतिकार अब खुद राजनेता बन गया है। हाँ, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर का उदय कैसे हुआ, उनके काम करने के तरीके क्या रहे हैं, और ये जो उनका सबसे नया कदम है जन स्वराज पार्टी, वो क्या है। बिल्कुल, उनकी शुरुआत भी थोड़ी अलग है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हाँ, और फिर संयुक्त राष्ट्र के साथ पब्लिक हेल्थ में काम किया। तो राजनीति में आने से पहले का ये रास्ता थोड़ा हटके है ना? बिल्कुल। और राजनीति में उनका आना हुआ करीब 2011 में। पहला बड़ा काम शायद 2012 गुजरात चुनाव था नरेंद्र मोदी के लिए। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके दोबारा चुने जाने वाले अभियान पर। लेकिन शायद असली गेम चेंजर इसके बाद आया। सही कह रहे हैं आप। उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस मतलब CAG की सहस्थापना की। CAG? हाँ, 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जो बड़ी जीत हुई, उसमें CAG का बड़ा हाथ माना जाता है। बिल्कुल, CAG ने ही वो सब शुरू किया, जैसे चाय पे चर्चा। हाँ, वो तो बहुत चला था। और वो 3D रैलियां भी थीं शायद। जी हाँ, 3D रैलियां, सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, ये सब चीजें उस वक्त भारतीय राजनीति में एकदम नई थी। इसने कैंपेनिंग का तरीका ही बदल दिया एक तरह से। और फिर CAG के बाद आया IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। हाँ, IPAC। और इसके जरिए उन्होंने अलग अलग पार्टियों के लिए कई सफल अभियान चलाए। लिस्ट तो काफी लंबी है। बिहार 2015 नीतीश कुमार के लिए। हाँ, वो मशहूर 7 निश्चय वाला घोषणा पत्र। फिर पंजाब 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्रा 2019 में YSRCP, दिल्ली 2020 में ऐप, तमिलनाडु 2021 में DMK, पश्चिम बंगाल 2021 में TMC। ये सब बड़ी जीतें थीं। इतनी अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के साथ काम करना और सफल होना, ये कमाल है। तो उनके काम करने के तरीके में क्या खास है? क्या है सीक्रेट सॉस? देखिए, कुछ चीजें साफ दिखती हैं। एक तो डेटा का बहुत इस्तेमाल, बारीक विश्लेषण। अच्छा, डेटा ड्रिवन। हाँ, फिर कहानी गढ़ना मतलब नैरेटिव बिल्डिंग, वोटर्स से कनेक्ट करने के लिए, जमीनी स्तर पर मोबिलाइजेशन, और शायद बदलती सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, अडेप्टेबिलिटी। बिल्कुल। और शायद इसीलिए उन्हें रणनीति गुरु कहा जाने लगा। उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेनिंग को एक प्रोफेशनलिज्म दिया भारत में। बीच में 2018 में उन्होंने JDU ज्वाइन भी की थी, वो उपाध्यक्ष बने थे, पर वो ज्यादा चला नहीं। हाँ, जनवरी 2020 में वो अलग हो गए। और अब उनका सबसे महत्वाकांक्षी कदम जन स्वराज। हाँ, जन स्वराज। मई 2022 में वो लंबी पदयात्रा शुरू की थी बिहार में, करीब 3000 किलोमीटर की। जी, और फिर 2 अक्टूबर 2024 को इसे बाकायदा एक राजनीतिक दल बना दिया, जन स्वराज पार्टी। और लक्ष्य है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। हाँ, और वो इसे सिर्फ एक तीसरा मोर्चा नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि ये NDA का मुख्य विकल्प बनेगा बिहार में। अच्छा, मुख्य विकल्प। जी, उनका फोकस है ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और वो जाति और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ भी काफी मुखर हैं। हाँ, वंशवाद पर तो वो हमेशा बोलते रहे हैं। फंडिंग को लेके भी सवाल उठे थे, जिस पर उनका जवाब था। हाँ, वो चर्चित हुआ था, पैसा बुद्धि के बल पर आता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, प्रशांत किशोर की भूमिका 3 तरह की रही है। पहले पार्टियों को चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार, हाँ, एक कोऑर्डिनेटर, एक स्ट्रेटेजिस्ट, फिर चुनाव प्रचार के तरीकों में नयापन लाने वाले एक इनोवेटर, बिल्कुल, और अब एक राजनेता जो खुद शासन करना चाहता है बिहार में। और उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है जो उनके स्टाइल को दिखाता है। हाँ, वो JDU वाली, कि अगर NDA जीती और JDU को 25 से ज्यादा सीटें मिली, है कि वो हमेशा कुछ अप्रत्याशित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये थी प्रशांत किशोर की अब तक की कहानी, रणनीतिकार से राजनेता बनने का सफर। हाँ, और ये सफर एक सवाल जरूर छोड़ जाता है सुनने वालों के लिए। क्या सवाल? यही कि जिस राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ उन्होंने बाहर से इतनी सफल रणनीतियां बनाई, अब उसी सिस्टम के अंदर से जमीनी स्तर पर एक विकल्प खड़ा करने में उन्हें क्या चुनौतियां मिलेंगी और क्या नए अवसर होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।